हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब्स अवेकनिंग एंड इनक्रेडिबल इंडिया। दोस्तों, आपका जो प्यार मुझे मिला है पिछली वीडियोस के लिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और यही वजह है कि एक बार फिर आपका दोस्त और होस्ट आफ्ताब आलम आपके लिए एक साइंस का 10th क्लास का टॉपिक लेकर आया है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन और इसके टाइप्स के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है, उसको समझा है। और आज जिस प्रोसेस को हम करने जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, दिस फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली इन द बॉडी एंड इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन द बॉडी. It means that the nutritional process should be completed in the human body, and this is done along with a long tube which is called as alimentary canal. You can see, students, this is the long tube which starts from the mouth and it ends at the part which is called as the anus. बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या स्टमक जो है वो भी एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है? तो यस स्टूडेंट्स, स्टमक एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है। तो एलिमेंट्री कनाल, जिसे हम गट भी कहते हैं, ये एक लॉन्ग ट्यूब है विच रन्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. दिस एलिमेंट्री कनाल इज अ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब. तो बहुत सारे बच्चे हैरान होते हैं कि सर 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान की हाइट भी इतनी बड़ी नहीं होती? 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब कैसे हो सकती है? ये बच्चों सिर्फ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड होती है, पतली होती है, और ये हमारी बॉडी में इस तरह से एडजस्टेड होती है कि ये बहुत लंबी होने के बावजूद भी हमें फील नहीं होता. अगर आप एनिमल्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन एनिमल्स के अंदर किस तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है कंपैरिजन टू द ह्यूमन बीइंग. रीज़न आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स जितने भी एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं, और एंड इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट द ग्रास. ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है इन कंपैरिजन टू द कार्निवोर्स. आपने देखा होगा शेर या बब्बर शेर सामने से इतना चौड़ा होता है, और जैसे जैसे वो पीछे आता है तो वो बब्बर शेर पतला हो जाता है. मतलब अपनी बैक साइड से वो पतला होता है, उसका पेट जो है वो पतला होता है. रीज़न उसका यही कि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत कॉइल्ड होती है और बहुत पतली होती है और बहुत छोटी होती है. सो स्टूडेंट्स, you can see that the small intestine in the human being alone is 7.2 meter. This is 7.2 meter, and the remaining part, the mouth, the esophagus, the stomach, the large intestine, the anus, this all part is 1.8 meter. तो टोटल मिला के 7.2 मीटर और 1.8 मीटर स्टूडेंट्स कितना होता है? 9 मीटर. सो दिस इज ए लॉन्ग ट्यूब वेयर द फूड कम्स, इट गोज डाउन, इट कम्स इनटू द स्टमक, इट कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली द फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एनस. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे ही हमने खाने को अपनी बॉडी के अंदर लिया, आपको मालूम है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. बहुत बार हम लोग वर्ड सुनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बेसिकली है क्या? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो वर्ड्स से मिलकर बना है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज़. जब भी हम कोई खाना खाते हैं, मान लीजिए मैंने एक बैलेंस डाइट खाया विच कंटेन्स ऑल द 5 न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. So it means that the food which was the balanced diet, now it comes into the body, it is broken down by the process of digestion. It is broken down, and this broken down of the food is called as catabolic activity. And now the food where it is required in the body, it reaches to that part, and this is called as anabolic activities. So breaking down and adding up goes into our body. That's why unanimously we say that this is metabolic activities. Catabolic and anabolic activities altogether are called as metabolic activities. So metabolic activities takes place inside our body. So the food comes into the mouth, and in the mouth the digestion which takes place, or the digestion which starts, is called as the physical digestion. Human body में दो तरह के digestions होते हैं students. One is called as the physical digestion and another one is called as the chemical digestion. The digestion in which the physical labor is done
दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल डाइजेशन। अगर आप अपने खाने को मुंह में रखते हैं तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, खाने को हम वी च्यू इट विद द हेल्प ऑफ अवर टीथ। तो टीथ जो हैं वो हमारे फूड के लिए, उसे तोड़ने के लिए एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस वजह से इस तरह के डाइजेशन को हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। और जब वो फूड थोड़ा सा टूट जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, दैट्स वाई जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, ये एंजाइम्स फूड को और तोड़ने का काम करते हैं, देयरफॉर द केमिकल डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो द फूड इज टेकन इनटू द माउथ, दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द टीथ, it means that the food is now physically digested. The physical digestion takes place here. The food which is chew, it becomes semi solid. तो जो भी खाना आपने खाया है स्टूडेंट्स, तो ये खाना आपका कैसा हो गया, सेमी सॉलिड। दिस सेमी सॉलिड फूड इज कॉल्ड एज बोलस। तो जैसे ही आपने खाना खाया, आपने उसको चबाया, चबाने के बाद वो क्या चीज़ बन गई, बोलस। तो बोलस किसकी वजह से बना, बोलस बना आपके माउथ की लार की वजह से, जिसे आप सलाइवा कहते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टूडेंट्स सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड। तो स्टूडेंट्स कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, not 3 pairs. It means that these 3 pairs of the salivary glands secrete only one substance which is called as the saliva, and this saliva makes the food semi solid, and this semi solid food is called as bolus. तो स्टूडेंट्स खाना अभी कहाँ पर है आपका, अभी सिर्फ माउथ में है। तो ये जो खाना आपके मुंह में है ये सेमी सॉलिड हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से, जिसने सलाइवा सिक्रीट करा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्टूडेंट्स, सलाइवा जो है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। तो बच्चों क्या नाम है, पहला एंजाइम हमारा कौन सा आया, सलाइवरी एमाइलेज, AMYLASE। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है बच्चों, किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी टर्म के अंदर अगर एज आए तो आप फौरन समझ जाना कि वो एक एंजाइम है। तो सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, लाइपेज एक एंजाइम है, राइट। और कहाँ जिस जगह भी ओज आए, OSE, मान लीजिए मैंने ग्लूकोज लिखा है स्टूडेंट्स, तो ग्लूकोज में ओज आ गया, तो ये अब ओज क्या हो जाएगा, अब ये एंजाइम नहीं है, ये शुगर है। तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो एज और ओज में डिफरेंस याद रखेंगे। किसी भी साइंटिफिक टर्म में अगर एज आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या चीज़ है, वो एक एंजाइम है। और किसी भी साइंटिफिक टर्म के अंदर अगर ओज आ रहा है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, ये हमारी शुगर है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो भी खाना अभी हमारा माउथ में था वहाँ पे एक एक्शन हुआ, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट हुआ, और ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है हमारे फूड के कार्बोहाइड्रेट पे। तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी गिविंग फूड। यही रीज़न है जैसे ही आप खाना खाते हैं आप ये कहते हैं कि मुझे एनर्जी महसूस हुई, तो वो एनर्जी क्यों महसूस हुई, आप कहेंगे कि यार अभी हमारा तो खाना डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। कैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो पेट में नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी हमें एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि जैसे ही आपने खाना खाया तो उस खाने के साथ सलाइवरी एमाइलेज मिक्स हुआ, और उस सलाइवरी एमाइलेज ने ग्लूकोज बनाना वहीं से शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करा। और इस कार्बोहाइड्रेट के एक्ट होने की वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी को एनर्जी मिली। आपने पेशेंट्स को देखा होगा, जब भी पेशेंट्स बीमार होते हैं तो क्या होता है बच्चों, उनको ग्लूकोज दिया जाता है। उनको ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फूड विच इज एनर्जी गिविंग फूड। हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाला फूड कौन सा है बच्चों, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमें एनर्जी किसकी वजह से मिली, ग्लूकोज की वजह से मिली। अब ये खाना हमारा रोल डाउन होता है, दिस फूड विच इज बोलस, इट कम्स डाउन फ्रॉम द माउथ वाया द लॉन्ग ट्यूब। दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। क्या नाम है बच्चों इस फूड, इसका ईसोफेगस। ईसोफेगस इज
ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। तो जो भी खाना आपने खाया वो खाना थोड़ा सा सेमी सॉलिड बना और उसके बाद वो खाना माउथ से माउथ से नीचे आया स्टमक के अंदर, विच इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस कम्स इन द वे दैट देयर इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। मान लीजिए आपका खाना स्टूडेंट्स यहां पर है, तो क्या होगा, पहले एक पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड द लोअर पोर्शन विल बी एक्सपेंडेड। नाउ द फूड कम्स टू द एक्सपेंडेड पार्ट, नाउ इट इज कॉन्ट्रैक्टेड, दिस पार्ट इज एक्सपेंडेड, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड, दिस पार्ट इज एक्सपेंडेड। तो ये जो हमारा फूड पाइप है ये क्या काम करता है, एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सपेंडेड कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सपेंडेड कॉन्ट्रैक्टेड होते होते क्या होता है, ये खाना हमारा माउथ से डायरेक्ट जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको स्टमक कहते हैं वहां तक पहुंचता है। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप और द ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों मैं इस टर्म को लिख रहा हूं यहां पर, क्या नाम है इस मूवमेंट का, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, खाने का माउथ से स्टमक में आने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, इस तरह की मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप is called as peristaltic movement. Now the food has come to the J-shaped structure which is called as the stomach. अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक की इस वॉल को, दिस वॉल ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक वॉल। स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है इसको, गैस्ट्रिक वॉल। दिस गैस्ट्रिक वॉल सिक्रीट्स वन जूस विच इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक वॉल ने क्या सिक्रीट करा स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के थ्रू 3 सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं। नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 HCl एंड नंबर 3 म्यूकस। जो मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, बोली हैं आपसे, उनको मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नंबर 3 इज म्यूकस। अब आप कहेंगे कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में भी होता है? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में भी होता है, बट दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज द माइल्ड वन, डाइल्यूट वन, जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक ये हमारी बॉडी के अंदर एप्रोप्रिएट अमाउंट में सिक्रीट होता रहता है। लेकिन अगर ये एप्रोप्रिएट अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो फिर वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी गैस्ट्रिक वॉल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। दिस पेप्सिन इज द एंजाइम। तो पेप्सिन क्या काम कर रहा है? एंजाइम है, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी फूड आइटम को ये ब्रेक डाउन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स गैस्ट्रिक वॉल ने 3 सब्सटेंसेस सिक्रीट करे, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब जो भी खाना है वो खाना सबसे पहले क्या होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक होने की वजह से ही पेप्सिन एंजाइम काम करेगा। पेप्सिन एंजाइम की एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है, इट ओनली एक्ट्स अपॉन द फूड विच इज एसिडिक इन नेचर। तो द फूड इज एसिडिक विद द हेल्प ऑफ व्हाट? दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. The food becomes acidic due to HCl and this food now is ready for the enzymatic action of pepsin enzyme. This pepsin enzyme acts upon the protein of the food. हम जो भी खाना खाते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने बैलेंस डाइट खाया है तो उस बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन ज़रूर होगा। तो जो भी प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन डाइजेस्ट कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम. This pepsin enzyme converts the protein into the peptones, then peptides and finally into the amino acids. तो प्रोटीन ने अपना काम शुरू करा, डाइजेशन का, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ। किसने डाइजेस्ट करा उसको? पेप्सिन एंजाइम ने। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? सबसे पहले पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स से वो किस में कन्वर्ट होता है? पेप्टाइड्स में स्टूडेंट्स। और फाइनली जो भी प्रोटीन है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? एमिनो एसिड्स में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने अभी तक देखा फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक 2 कंपोनेंट्स आपके फूड के जो हैं वो डाइजेस्ट हो गए। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट,
carbohydrate was partially converted into the glucose in the mouth itself with the help of enzyme which is called as salivary amylase. और दूसरा पेप्सिन एंजाइम की वजह से आपकी फूड का कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ, उस फूड कंपोनेंट का नाम है प्रोटीन, एंड प्रोटीन वाज कन्वर्टेड इनटू फाइनली इनटू द एमिनो एसिड्स, प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स देन पेप्टाइड्स एंड फाइनली इनटू द एमिनो एसिड्स. अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और समझने की है कि जो भी आपका HCl है, ये HCl एसिडिक है, ये एक और काम करता है. कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, हम उनको एंट्री नहीं देते, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर वाया द एयर इट एंटर्स इनटू आवर बॉडी एंड दीज बैक्टीरिया आर किल्ड विद द हेल्प ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आपको HCl के दो फंक्शंस पता चल गए स्टूडेंट्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. जब भी बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें पूछे जाते हैं, आपका होम एग्जाम जो होता है उसमें भी पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl. सो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ HCl. नंबर वन, HCl makes the food acidic, and in the acidic medium only there is the pepsin enzyme which is activated and it converts the protein into the amino acids. And second function of the HCl is that it kills the microorganisms or the bacteria which enter into our body and which may be harmful for our body. अब सवाल ये कि सर ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ गई, these are interrelated to each other. What is the function of mucus? म्यूकस का भी ऊपर वाले ने एक फंक्शन बनाया है, और वो फंक्शन ये है कि अगर HCl ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए हायर अथॉरिटी ने, गॉड ने क्या काम करा, उसको कंट्रोल करने के लिए एक म्यूकस दिया. क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया था स्टूडेंट्स कि अगर HCl ज़्यादा सिक्रीट हो गए तो वो अपना इम्पैक्ट किसके ऊपर डालेगा, गैस्ट्रिक वॉल के ऊपर. वो हमारी जो पेट की जो दीवार है उसको ख़राब कर देगा, उसको गला देगा. इसलिए ये म्यूकस क्या काम करता है, इट कंट्रोल्स द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl. HCl हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा सिक्रीट ना हो उसके लिए कौन सी चीज़ मौजूद है, म्यूकस मौजूद है. तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको समझ में आया कि हमारा खाना कहाँ तक आया. नाउ इट केम टू द स्टमक. फ्रॉम द स्टमक इट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, दो तीन आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं. दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज लिवर एंड दिस इज पैंक्रियाज. तो इन का भी सिक्रीशन इस खाने के साथ मिक्स होता है. अगर आप अपनी बुक के अंदर, NCERT बुक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्यूब्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो आई स्टार्ट विद द लिवर फर्स्ट. अगर हम लिवर की बात करते हैं तो सब लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, व्हाट इज लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर. तो लिवर जो है वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसका नाम है बाइल जूस और सिंपली द बाइल. दिस बाइल विच इज सिक्रीटेड बाय द लिवर, इट इज स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने गॉल ब्लैडर बनाया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखा क्या है, स्टोर्स बाइल. तो जो भी लिवर ने अपना सिक्रीशन करा उसका नाम क्या है, बाइल. वो बाइल कहाँ स्टोर हो गया, गॉल ब्लैडर में. और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी गॉल ब्लैडर से ये बाइल निकल कर हमारे फूड के साथ मिक्स होगा. यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ स्टूडेंट्स, बाइल के साथ साथ लिवर के अंदर बाइल सॉल्ट्स भी सिक्रीट होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के बाइल्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ये बाइल सॉल्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, ये बाइल सॉल्ट्स हमारे जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई कि लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स. And there are two types of the bile salts which are secreted in the human body, bilirubin and biliverdin. This bile is stored in the gallbladder for the weighting of the food which comes from the stomach. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बलून जैसी स्ट्रक्चर मैंने और बना रखी है, दिस इज कॉल्ड एज पैंक्रियाज. पैंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है. पैंक्रियाज दो तरह के एंजाइम सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज. ट्रिप्सिन प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है. आपने देखा होगा कि पेप्सिन एंजाइम जो यहाँ पर सिक्रेट हुआ था स्टमक में बाय द गैस्ट्रिक वॉल, उसने भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करा था.
लेकिन वो प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाया था स्टूडेंट्स। तो उस इनकम्प्लीट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज। दिस सिक्रीट्स 2 एंजाइम्स। पैंक्रियाज सिक्रीट्स ट्रिप्सिन एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और उस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एक्ट्स अपॉन द प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन को। और लाइपेज जो है वो वही काम कर रहा है जो यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स कर रहे थे। ये एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं फूड को, क्योंकि यहाँ तक फूड आपका क्या हो गया था? एसिडिक हो गया था। तो अब वो एल्कलाइन होना है दोबारा, उसके लिए लाइपेज है। और फिर उसके बाद वो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के। तो आपने यहाँ तक देखा है स्टूडेंट्स, 3 चीज़ें आपकी डाइजेशन के नज़दीक पहुँच रही हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, एंड नंबर 3 फैट्स। फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। नाउ द फूड एंटर्स इनटू द कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस. It means that the carbohydrate is converted into the glucose, fats are converted into fatty acids and glycerols, and proteins are converted into the amino acids. आपने प्रोटीन का डाइजेशन भी पढ़ा था, गैस्ट्रिक वॉल ने करा था, किसकी मदद से? पेप्सिन की मदद से. प्रोटीन वॉज कन्वर्टेड इनटू द पेप्टोन्स, देन पेप्टाइड्स, एंड फाइनली इनटू द एमिनो एसिड्स. तो ये आपका वो साइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है स्टूडेंट्स जहां पर आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है. और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर और भी होती है स्टूडेंट्स जिसे हम विलाई कहते हैं. अब विलाई आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. विलाई हिंदी में हम इसे दीर्घरोम कहते हैं. विलाई आर बेसिकली द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर द आउटग्रोथ्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन. अब विलाई का काम क्या है? विलाई का काम है जो भी आपका फूड है उसके मैक्सिमम पार्ट को एब्जॉर्ब करना. इट मीन्स दैट द इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द फूड. आपके डाइजेस्टेड फूड को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो किसका है? विलाई का है. या इसके अलावा विलाई एक काम और भी करता है, जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. इसी तरह से विलाई के बाद आपका ये फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन इज द प्लेस विच इज ब्रॉडन इन स्ट्रक्चर. दिस प्लेस large intestine also do the same work. It also absorb the food because villi are also present in the large intestine. और students, जो खाना finally digest नहीं हो पाता, it comes into the anus and it is out of the body. अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इस प्रोसेस को हम excretion कहते हैं. The undigested food is out of the body via the anus. This is called as excretion. स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर और देख रहे हो. यहाँ पर एक आउटग्रोथ है. आउटग्रोथ का मतलब एक छोटी सी ग्रोथ और बढ़ गई है. इसका नाम है अपेंडिक्स. बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अपेंडिक्स जो है वो बढ़ा हुआ है. तो बेसिकली अपेंडिक्स है क्या? अपेंडिक्स आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की एक ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, और इसकी वजह से कई बार पेट के अंदर दर्द होता है. तो अपेंडिक्स को काट कर हटा दिया जाता है दोस्तों. अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. अब आप कहेंगे सर वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी बट दे आर ऑफ नो यूज़. अभी तक अपेंडिक्स का कोई यूज़ बॉडी के अंदर नहीं मिला है, इसलिए अभी तक हो सकता है इन फ्यूचर हमें अपेंडिक्स का कोई यूज़ मिल जाए. लेकिन अपेंडिक्स जो है इट इज़ कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. एंड द फुल नेम ऑफ द अपेंडिक्स, सबने अपेंडिक्स सुना होगा, मैंने भी अपेंडिक्स सुना था जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था. तो दोस्तों इसका पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फुल नेम ऑफ अपेंडिक्स? इट इज़ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह से आपकी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसका फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है फ्रॉम द माउथ एंड इट फाइनली कम्स इनटू द एनस. तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और इसी तरह की मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा आपके लिए. थैंक यू वेरी मच.